नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय अवसंरचना मास्टर प्लान का शुभारंभ करेंगे। मंत्रिमंडल ने सरकारी और निजी क्षेत्र के 100 स्कूलों को सैनिक स्कूल सोसाइटी से संबद्ध करने की स्वीकृति दी। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने अगले वर्ष फॉस्फेट और पोटाश के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी के प्रस्ताव को मंजूरी दी। सरकार मार्च 2024 तक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 10,000 करेगी। देश में अब तक 96 करोड़ 38 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। भारत में घरेलू उड़ानों का संचालन 18 अक्टूबर से पूरी क्षमता के साथ किया जा सकेगा। कोयला मंत्रालय ने 40 नई कोयला खानों की नीलामी शुरू की। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा, भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना रहेगा। इस वर्ष 9.5% वृद्धि दर का अनुमान। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम शारजाह में दूसरे क्वालीफायर में कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना दिल्ली कैपिटल से। समाचार प्रभात में फरहत नाज के साथ मैं विमलेंदु पांडे। भारत कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल करने के निकट है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सचेत भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और हाथ और चेहरे की स्वच्छता पर ध्यान दें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार ने स्वतंत्रता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम शुरू किया है। प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को समाचार प्रभात में प्रसारित होने वाला ये क्विज 15 अगस्त 2022 तक जारी रहेगा। भारतीय डाक विभाग अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी के साथ सहयोगी के रूप में शामिल है। कल के अमृत महोत्सव क्विज का प्रश्न था, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इस प्रश्न का सही उत्तर है डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर। 29 अगस्त 1947 को भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया। आकाशवाणी को दुनिया भर से बड़ी संख्या में अपने श्रोताओं से इस प्रश्न का उत्तर मिला है। भाग्यशाली विजेता है रोहिणी दिल्ली की डॉक्टर कीर्ति सुधा मिश्रा। मैं डॉक्टर कीर्ति सुधा मिश्रा रोहिणी दिल्ली की निवासी हूँ और चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। अमृत महोत्सव क्विज की विजेता बनकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं आकाशवाणी समाचार की नियमित श्रोता हूँ क्योंकि इसमें ज्ञानवर्धक जानकारियाँ बहुत मिलती हैं। मैं पूरी दिल्ली की ओर से देश की स्वतंत्रता के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव की शुभकामनाएं देती हूँ। जय हिंद। श्रोताओं के लिए अमृत महोत्सव क्विज का अगला प्रश्न सोमवार 18 अक्टूबर को प्रसारित किया जाएगा। आइए आकाशवाणी के अमृत महोत्सव क्विज के साथ आजादी के 75वें स्वाधीनता उत्सव में शामिल हों। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 11 बजे नई दिल्ली के प्रगति मैदान में प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय अवसंरचना मास्टर प्लान का शुभारंभ करेंगे।
पिछले 7 वर्षों में सरकार ने समग्र दृष्टिकोण अपनाते हुए बुनियादी ढांचे पर अभूतपूर्व ध्यान दिया है। प्रधानमंत्री गति शक्ति कार्यक्रम का लक्ष्य प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं के लिए समग्र आयोजना को संस्थागत रूप देते हुए समस्याओं का समाधान करना है। प्रधानमंत्री ने इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर संबोधन में गति शक्ति कार्यक्रम की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना अगली पीढ़ी की बुनियादी ढांचों को तैयार करने के प्रति नरेंद्र मोदी के सतत प्रयासों का परिणाम है, जिसका उद्देश्य जीवन को और सुगम बनाने के साथ साथ व्यापार कार्य को सरल बनाना है। यह भविष्य में आने वाली संपर्क परियोजनाओं, अन्य व्यावसायिक केंद्रों और औद्योगिक क्षेत्रों के साथ साथ आसपास के वातावरण के बारे में लोगों और व्यावसायिक समुदाय को जानकारी प्रदान करेगा। यह निवेशकों को उपयुक्त स्थानों पर अपने व्यवसाय के लिए योजना तैयार करने में मददगार साबित होगा, जिससे उनके बीच सहयोग बढ़ेगा। इसके अलावा इस योजना के जरिए युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे और अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। पीएम गति शक्ति योजना के माध्यम से उत्पादों की लागत में कमी आएगी, साथ ही स्थानीय उत्पादों की वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भी सुधार होगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री इस अवसर पर प्रगति मैदान में नए प्रदर्शनी परिसर का भी शुभारंभ करेंगे। भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन का मुख्य आयोजन भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला भी नवंबर में नए प्रदर्शनी परिसर में आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी और निजी क्षेत्र के 100 स्कूलों को सैनिक स्कूल सोसाइटी से संबद्ध करने की मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने रक्षा मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दी। ये स्कूल विशिष्ट स्कूलों के रूप में संचालित होंगे और मौजूदा सैनिक स्कूलों से अलग होंगे। शिक्षा वर्ष 2022-23 से ऐसे 100 स्कूलों में छठी कक्षा में लगभग 5,000 विद्यार्थियों को प्रवेश दिए जाने की संभावना है। वर्तमान में 33 सैनिक स्कूलों में छठी कक्षा में 3,000 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शहरों का कायाकल्प करने के लिए चलाए जा रहे अटल अमृत मिशन के दूसरे चरण को वर्ष 2025-26 तक बढ़ाने की भी मंजूरी दी है। शहरों में विश्वसनीय और सस्ती जलापूर्ति तथा स्वच्छता सेवाएं प्रदान करना राष्ट्रीय प्राथमिकता है। ये निर्णय आत्मनिर्भर भारत की दिशा में उठाया गया कदम है, जिसका उद्देश्य पानी के पुनः उपयोग की व्यवस्था से शहरों को जल आपूर्ति सुनिश्चित करना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ भारत मिशन 2025-26 तक जारी रखने की भी स्वीकृति दी है। इससे खुले में शौच से मुक्त बनाने के सफल अभियान को आगे बढ़ाने पर ध्यान दिया जाता रहेगा। शहरी स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण के लिए 1,41,600 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय को मंजूरी दी गई है। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने फॉस्फेट और पोटाश उर्वरकों के लिए पोषक तत्वों पर आधारित सब्सिडी की दर तय करने के उर्वरक विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। नाइट्रोजन के मामले में पोषक तत्व आधारित सब्सिडी की दर 18 रुपये 79 पैसे प्रति किलोग्राम, फास्फोरस के लिए 45 रुपये 32 पैसे प्रति किलोग्राम, पोटाश के लिए 10 रुपये 12 पैसे और सल्फर के लिए 2 रुपये 37 पैसे प्रति किलोग्राम तय की गई है। इन सभी उर्वरकों पर सब्सिडी के लिए कुल 28,602 करोड़ रुपए की लागत आएगी। सरकार ने मार्च 2024 तक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 10,000 करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने कहा है कि अभी तक देश के सभी 736 जिलों में 8,366 जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं। प्रधानमंत्री भारतीय औषधि परियोजना नवंबर 2008 में शुरू की गई थी। इसका लक्ष्य गुणवत्तापूर्ण जेनरिक दवाएं सभी को सस्ते दामों पर उपलब्ध कराना है। देश में कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 96 करोड़ 38 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। 69 करोड़ से अधिक लोग पहला टीका, जबकि 27 करोड़ 37 लाख 86 हजार से अधिक लोग दोनों टीके लगवा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल 46 लाख 23 हजार से अधिक टीके लगाए गए। नीति आयोग में स्वास्थ्य मामलों के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने आशा व्यक्त की है कि 100 करोड़ टीके लगाने की उपलब्धि शीघ्र हासिल कर ली जाएगी। देश में
कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम एक नई सीमा तक पहुंच रहा है। बहुत जल्द ही 100 करोड़ डोज हमारे देशवासियों को लग जाएंगी अगले कुछ ही दिनों में। 100 करोड़ डोज लगना एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है देश के लिए और इससे देश में कोविड-19 महामारी के अगेंस्ट सबके लिए एक बहुत सुदृढ़ ढाल बन रही है। इस काम को पूरा करने के लिए सबने मेहनत करी। कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम में तेजी लाइए। देश में अब वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। हमारे लगभग 1 लाख से भी ज्यादा सेंटर वैक्सीन लगाने में रोज काम कर रहे हैं। आप वैक्सीन लगाइए अगर आपने कोई भी डोज नहीं ली। जिसने पहली डोज ले ली है, दूसरी डोज का टाइम आ गया तो प्लीज आप देर मत करो। दूसरी डोज लेना बहुत जरूरी है। आपको अपने लिए बचाने के लिए पूरा कोर्स करना वैक्सीन का बहुत जरूरी है। इस वर्ष की सिविल सेवा परीक्षा में प्रथम स्थान हासिल करने वाले शुभम कुमार ने लोगों से कोविड टीकाकरण के लिए आगे आने की अपील की है। बिहार में कटिहार जिले के निवासी श्री कुमार ने कहा कि केवल टीकाकरण ही कोविड महामारी को हराएगा। मेरा नाम शुभम कुमार है और मैं ऑल इंडिया टॉपर यूपीएससी 2020। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि आप कोरोना का जल्दी से जल्दी टीका लगवाएं और अगर आप पहला डोज ले चुके हैं तो सेकंड डोज लें, क्योंकि अभी तक कोरोना गया नहीं है। आप सारे कोरोना के जो प्रोटोकॉल्स होते हैं उसको फॉलो करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए। नागर विमानन मंत्रालय ने 18 अक्टूबर से नियमित घरेलू उड़ानों का संचालन पूरी क्षमता से फिर शुरू करने का निर्णय किया है। ये फैसला हवाई यात्रा के लिए सामान्य घरेलू ऑपरेटरों और यात्रियों की मांग की वर्तमान स्थिति की समीक्षा के बाद किया गया। मंत्रालय ने कहा है कि विमानन कंपनियों और हवाई अड्डे के ऑपरेटरों को ये सुनिश्चित करना होगा कि यात्रा के दौरान कोविड से बचाव के नियमों का सख्ती से पालन किया जाए। कोयला मंत्रालय ने 40 नई कोयला खानों के लिए नीलामी प्रक्रिया शुरू कर दी है। मंत्रालय ने कहा है कि कुल 88 कोयला खानों की नीलामी का प्रस्ताव है, जिनमें से 40 नई और 48 पिछले दौर की नीलामी के बाद बची खानें हैं। कुल मिलाकर करीब 55 अरब टन कोयला संसाधनों की नीलामी की जाएगी। मंत्रालय ने कहा कि 4 कोकिंग कोयला खानों की नीलामी होनी है। ये खाने 10 राज्यों झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश और असम में हैं। इस अवसर पर कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार कोयला क्षेत्र में निरंतर सुधार कर रही है और देश की अर्थव्यवस्था को आगे ले जा रही है। उन्होंने कहा कि कोविड से पहले के समय की तुलना में बिजली की मांग लगभग 20% बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि भारत उन देशों में शामिल है जहां विकसित देशों की तुलना में प्रति व्यक्ति बिजली खपत सबसे कम है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 11 बजे पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी मास्टर प्लान का शुभारंभ करेंगे। मंत्रिमंडल ने सरकारी और निजी क्षेत्र के 100 स्कूलों को सैनिक स्कूल सोसाइटी से संबद्ध करने की स्वीकृति दी। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने अगले वर्ष फॉस्फेट और पोटाश के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी के प्रस्ताव को मंजूरी दी। सरकार मार्च 2024 तक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 10,000 करेगी। देश में अब तक 96 करोड़ 38 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। भारत में घरेलू उड़ानों का संचालन 18 अक्टूबर से पूरी क्षमता के साथ किया जा सकेगा। कोयला मंत्रालय ने 40 नई कोयला खदानों की नीलामी शुरू की। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा, भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना रहेगा। इस वर्ष 9.5% वृद्धि दर का अनुमान। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम शारजाह में दूसरे क्वालीफायर में कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना दिल्ली कैपिटल्स से। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि भारत इस वर्ष 9.5% की वृद्धि दर के साथ दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नवीनतम अनुमानों के अनुसार अर्थव्यवस्था में वैश्विक सुधार जारी है, लेकिन इसकी गति कमजोर पड़ने से अनिश्चय बढ़ गया है। कोष की रिपोर्ट में अनुमान व्यक्त किया गया है कि वर्ष 2022 में 8.5% के सकल घरेलू उत्पाद विकास दर के साथ भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागालैंड के पूर्व भाजपा अध्यक्ष विसासोली होंगू के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि विसासोली होंगू परिश्रमी और समर्पित व्यक्ति थे। वे नागालैंड की प्रगति और नगाओं के सशक्तिकरण के लिए काफी प्रयत्नशील थे। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने राज्य में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए उल्लेखनीय प्रयास किए।
दिल्ली पुलिस ने यूनिटेक के पूर्व प्रमोटरों अजय चंद्रा और संजय चंद्रा की तिहाड़ जेल में 32 अधिकारियों की मिलीभगत का पता चलने के बाद उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। दिल्ली पुलिस ने एक बयान में कहा है कि अपराध जांच शाखा ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने कहा है कि इस बारे में आवश्यक कार्रवाई के लिए तिहाड़ जेल के महानिदेशक और गृह मंत्रालय को पत्र भेजे गए हैं। संजय और अजय चंद्रा इस समय जेल में हैं। देश भर में आज महाअष्टमी का पर्व श्रद्धा और उल्लास से मनाया जा रहा है। नवरात्र का 8वां दिन मां दुर्गा के महागौरी स्वरूप को समर्पित होता है। इस दिन श्रद्धालु विभिन्न मंदिरों में जाकर भी पूजा अर्चना करते हैं और घरों में कन्या पूजन करते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दुर्गा पूजा के पावन अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज शारजाह में दूसरे क्वालीफायर में कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना दिल्ली कैपिटल्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। विजेता टीम शुक्रवार को दुबई में चेन्नई सुपर किंग्स के साथ फाइनल खेलेगी। भारतीय प्रौद्योगिकी कांग्रेस संघ बेंगलुरु में शिक्षकों, उद्योग और अनुसंधान संगठनों के बीच तालमेल पर ध्यान दे रहा है। संघ ने आजादी के 75वें वर्ष के अवसर पर महत्वाकांक्षी कार्यक्रम और विद्यार्थी उपग्रह संकाय मिशन 2022 शुरू किया है। इसके अंतर्गत ये विद्यार्थी 75 उपग्रह बनाएंगे, जिनका प्रक्षेपण भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन करेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। बेंगलुरु में भारतीय प्रौद्योगिकी कांग्रेस एसोसिएशन ने छात्रों द्वारा तैयार उपग्रह को डिजाइन और लॉन्च करने के लिए इजराइल, सर्बिया और जापान के साथ सहयोग किया है। भारतीय प्रौद्योगिकी कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर एल.वी. मुरली कृष्ण रेड्डी ने उपग्रह मिशन के बारे में आकाशवाणी को बताया। ITCA has initiated the ambitious 75 student satellite consortium mission 2022 to commemorate 75 years of independence of India by launching 75 student-built satellites into orbit on conjunction with the national and international tech space organizations. As part of this unique initiative, we recently launched 3 satellites under UnitySat successfully by ISRO's PSLV C-51 Amazonia mission on 28 February 2021. 76वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा में वैश्विक नेताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपग्रह मिशन के लिए 75 छात्रों का उल्लेख किया था। बेंगलुरु से सुधिंद्रा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आकाशवाणी समाचार स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े ऐतिहासिक स्थलों पर आधारित 75 कड़ियों का कार्यक्रम निशान प्रसारित कर रहा है। परिक्रमा कार्यक्रम में आज शाम 4:45 पर इसे प्रसारित किया जाएगा। स्वाधीनता संग्राम के वे निशान जो साक्षी हैं हमारे सेनानियों के संघर्ष और बलिदान के। आकाशवाणी समाचार ला रहा है विशेष श्रृंखला निशान। हर बुधवार को शाम 4:45 पर कार्यक्रम परिक्रमा में FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी आपके लिए रोजाना ला रही है इस शानदार संघर्ष की झलक। आज स्वाधीनता सेनानी और प्रसिद्ध वकील भूला भाई देसाई की जयंती है। वो आजाद हिंद फौज के 3 सैनिकों के बचाव के लिए याद किए जाते हैं, जिन पर दूसरे विश्व युद्ध के दौरान राजद्रोह का आरोप लगाया गया था। भूला भाई देसाई का जन्म 13 अक्टूबर 1877 को हुआ था।
उन्होंने अपना राजनीतिक जीवन एनी बेसेंट की ऑल इंडिया होम रूल लीग के साथ शुरू किया। वे प्रारंभ में भारतीय मामलों में ब्रिटिश प्रभाव के समर्थक थे, लेकिन उन्होंने केवल यूरोपीय लोगों वाले साइमन कमीशन का विरोध किया। 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदोली सत्याग्रह के बाद ब्रिटिश सरकार की पूछताछ में उन्होंने गुजरात के किसानों का प्रतिनिधित्व किया। इस संघर्ष में उन्हें महत्वपूर्ण सफलता मिली। देसाई 1930 में औपचारिक रूप से इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हुए। उन्होंने स्वदेशी सभा बनाई और 80 कपड़ा मिलों को इसमें शामिल होने के लिए मनाया। इसका उद्देश्य भारतीय कंपनियों द्वारा विदेशी सामान का बहिष्कार करना था। अंग्रेजों ने स्वदेशी सभा को अवैध घोषित कर दिया और भूलाभाई की गतिविधियों के कारण 1932 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जब कांग्रेस कार्यकारिणी का पुनर्गठन हुआ तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के कहने पर भूलाभाई को कार्यकारिणी में शामिल किया गया। नवंबर 1934 में भूलाभाई को गुजरात से केंद्रीय विधानसभा के लिए चुना गया। भूलाभाई ने मनमाने ढंग से दूसरे विश्व युद्ध में भारत और भारतीय सैनिकों को शामिल करने का विरोध किया और 19 नवंबर 1940 को सदन को संबोधन में कहा कि जब तक युद्ध भारतीय न हो तब तक भारत का समर्थन प्राप्त करना असंभव है। उन्होंने महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन में हिस्सा लिया और 10 दिसंबर को उन्हें भारत रक्षा अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार कर यरवदा केंद्रीय कारागार भेज दिया गया। सितंबर 1941 में देसाई को खराब स्वास्थ्य के आधार पर जेल से रिहा कर दिया गया और खराब तबीयत के कारण ही वे भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग नहीं ले सके। वे कुछ ऐसे राष्ट्रीय नेताओं में थे जिन्हें 1942 के आंदोलन के दौरान अंग्रेज गिरफ्तार नहीं कर सके। उस दौरान देसाई ने स्वतंत्र भारत सरकार में हिंदुओं और मुसलमानों की संयुक्त पसंद के लिए लियाकत अली खान के साथ बातचीत शुरू की, लेकिन ये बातचीत असफल रही। 1945 में जब आजाद हिंद फौज के 3 अधिकारी शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लों को पकड़ा गया और राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 17 वकीलों की रक्षा समिति बनाई। भूलाभाई तीनों अधिकारियों के बचाव में लगी उस समिति का नेतृत्व कर रहे थे। खराब स्वास्थ्य की परवाह न करते हुए देसाई ने आजाद हिंद फौज के अधिकारियों के बचाव में जोरदार तर्क रखे, लेकिन ब्रिटिश जजों ने तीनों को दोषी माना और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। बाद में भारत सरकार ने उन्हें रिहा किया। बिगड़ते स्वास्थ्य के बावजूद भूलाभाई जीवन भर स्वाधीनता संघर्ष और राष्ट्रवादी आदर्शों के लिए प्रतिबद्ध रहे। मातृभूमि के लिए प्रेम और अदम्य भावना के लिए भूलाभाई देसाई को शत शत नमन। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। आकाशवाणी समाचार सुनते रहें और आजादी के अमृत महोत्सव में हमारे साथ शामिल रहें। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर। आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। श्रोता ईमेल अमृत महोत्सव क्विज @prasarbharati.gov.in पर अपने जवाब भेज सकते हैं। आप अपने जवाब व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भी भेज सकते हैं। विजेता का चुनाव सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ।
और अब एक नजर आज के मौसम पर। सबसे पहले देश के 4 महानगरों के मौसम का हाल। राजधानी दिल्ली में मौसम साफ रहेगा, जबकि कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। वहीं मुंबई और चेन्नई में हल्की वर्षा या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। उत्तर भारत में श्रीनगर, जम्मू, लेह और मुजफ्फराबाद में मौसम साफ रहेगा। गिलगित में आंशिक रूप से बादल छा सकते हैं। देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र इम्फाल, शिलांग, कोहिमा, आइजॉल, ईटानगर, अगरतला और गुवाहाटी में बादल छाए रहेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। फरहत, अब बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। जी विमलेंदु, बच्चों के लिए कोविड टीके की आपात मंजूरी की सिफारिश अखबारों की बड़ी खबर है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, 2 से 18 साल के बच्चों के लिए देसी टीका कोवैक्सीन का रास्ता साफ। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन से मंजूरी का इंतजार। अक्टूबर में ही बच्चों के टीकाकरण की उम्मीद। मानवाधिकार स्थापना दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री के बयान पर जनसत्ता लिखता है, मानवाधिकार हनन को राजनीतिक चश्मे से देखना लोकतंत्र के लिए खतरनाक। प्रधानमंत्री ने कहा, एक ही प्रकार की किसी घटना में कुछ लोगों को मानवाधिकार का हनन दिखता है और वैसी ही किसी अन्य घटना में उन्हीं लोगों को मानवाधिकार हनन नहीं लगता। हिन्दुस्तान की टिप्पणी है, मानवाधिकार उल्लंघन के नाम पर देश की छवि बिगाड़ने वालों को प्रधानमंत्री ने दिया कड़ा संदेश। अफगानिस्तान के मुद्दे पर G20 देशों की विशेष शिखर बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को लोकसत्ते ने सुर्खी दी है। अफगान की जनता को तुरंत मिले मानवीय मदद, आतंकवाद का स्रोत न बने अफगान धरती। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, राज्यों के पास सरप्लस बिजली है तो बताना होगा, बिना बताए बिजली बेची तो कट जाएगा कोटा। केंद्र ने पहले ही राज्यों को समय पर कोयला स्टॉक बढ़ाने का दिया था सुझाव, लेकिन कुछ राज्यों ने कोयले की सप्लाई तक बंद कर देने के लिए कहा था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय अवसंरचना मास्टर प्लान का शुभारंभ करेंगे। मंत्रिमंडल ने सरकारी और निजी क्षेत्र के 100 स्कूलों को सैनिक स्कूल सोसाइटी से संबद्ध करने की स्वीकृति दी। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने अगले वर्ष फॉस्फेट और पोटाश के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी के प्रस्ताव को मंजूरी दी। सरकार मार्च 2024 तक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 10,000 करेगी। देश में अब तक 96 करोड़ 38 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। भारत में घरेलू उड़ानों का संचालन 18 अक्टूबर से पूरी क्षमता के साथ किया जा सकेगा। और कोयला मंत्रालय ने 40 नई कोयला खानों की नीलामी शुरू की। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा, भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना रहेगा, इस वर्ष 9.5% वृद्धि दर का अनुमान। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम शारजाह में दूसरी क्वालीफायर में कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना दिल्ली कैपिटल से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।